देव के साथ चलते चलते वह उसके हाथों के बीच लिफाफों का एक गड्ढा देखता है। ये क्या है? तूने सच में इतने सारे लिफाफे खरीद लिए? कार्तिक हैरत से देखता कहता रहा। तो क्या हम ये सारे लिफाफे खोलकर देखेंगे? ये कहते हुए कार्तिक देव का चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहता है, और तुमको लगता है कि इससे कुछ होने वाला है? तू सुन मेरी बात, ये सब ना इधर उधर घूमने वाले कबाड़ी वालों से कागज खरीदते होंगे, उनका पता कैसे करोगे? हाँ, ये तो तूने सही कही, असल में उन्हीं का पता करना चाहिए। देव अपने सर पर हाथ मारता उसकी ओर गैर गौर से देखता है। इससे कार्तिक और झुंझला गया था। देखिए पागलपंती तू ही कर, मुझे ना मेरा तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यही रह गया करने को कि कबाड़ी वालों के पीछे पीछे घूमता फिरूं। अभी ना मेरा बाप चप्पल ही मारता है, फिर ना अपने दोनों हाथों में जूता लिए मेरे पीछे पड़ जाएगा। बात करता है। बुरी तरह से खींचते हुए कार्तिक बोलता रहा, तुझे क्या लगता है तू जाएगा और पूछेगा और वो इतने वल्ले बैठे होंगे कि ये पन्ने कहाँ से लाए? उनके संग ना उनके जैसा ही मिलकर बनना पड़ेगा। और तू ये ना सोच लेना कि ये मैं करूँगा तेरे लिए किसी भी कीमत में नहीं। कहता हुआ कार्तिक अपने चेहरे के भाव और सख्त करते हुए उसे घूरता है। इसके विपरीत देव पर इसका लेश मात्र असर नहीं दिखा, पर वह उतने ही सहज भाव से कहने लगा, तू ना एकदम सही आइडिया देता है। कल अपना भाई लोग घर से पुराना कपड़ा पहनकर आएंगे, ये तय रहा। चल अब घर चलते हैं। देव इस सहजता से कहता बाइक में बैठा। कार्तिक उसे उतरने ही मरमरी आंखों से देखता हुआ खुद का सर ही ठोकता हुआ बुदबुदा उठा। कार्तिक तू सच में गधा है। तू मना नहीं कर रहा बल्कि तू आइडिया दे रहा है। उसे मारो, मुझे मारो। सही करता है मेरा बाप जो मुझे मारता है। खींचता हुआ कार्तिक अपने ही सर के बाल नोचने लगा था। देव उसकी हालत पर धीरे से हंसता हुआ उन लिफाफों को डिक्की में रखता हुआ बाइक स्टार्ट कर लेता है। फिर किसी उपयुक्त स्थान में रुके वे सारे लिफाफे खोलकर देखने लगते हैं। देव जिसे तल्लीनता से कर रहा था वही काम कार्तिक मुंह बनाए हुए कर रहा था। आखिर उन लिफाफों में से दो तीन वैसे ही लिखे हुए पन्ने अब फिर से उसकी आंखों के सामने से थे। कार्तिक बस हप्रत देखता रहा कि देव कितनी तन्मयता से उन कागज को पढ़ रहा था। कब दिन होता है और कब दिन ढलता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तो बस तुम्हारे आने की राह पर आंखें लगाए बैठी हूँ। तुम्हारे इंतजार में एक एक लम्हा मुझे मेरी मौत तक चुपचाप लिए जा रहा था। क्या तुम्हें याद नहीं अपनी नीमा, तुम कब आओगे अब? और मुझसे खत नहीं लिखे जाते। हाथ खुल दुखता है मेरा। इतना कुछ सह रही हूँ सिर्फ तुम्हारी उम्मीद में कि तुम आओगे और मुझे यहाँ से आज़ाद करा लोगे। आज़ादी मुझे इतना है इंतजार है तुम्हारा, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता। बैठी बैठी बस तुम्हारे नाम के अक्षर का द मेरी कलाई की नसों के साथ रहता है। उसे निहारते वक्त का पता ही नहीं चलता। लगता है जैसे मेरा दिल तुम्हारे नाम के अंदर समा गया है, जिसका स्पंदन हर पल महसूसते मैं खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। तुम्हारे आने तक मेरा इंतजार जिंदा रहेगा, मेरी पुकार मेरी आवाज़ शेष रहेगी। ये पढ़ते देव की आंखें डबडबा गई और चेहरे पर मसाबो पसीना झलक आए। ये देखते कार्तिक तय नहीं कर पाया कि देव का चेहरा पसीने से भर उठा या आंसू से। कार्तिक खुद को कई बार ऊपर से नीचे देखता है और हर बार वही कपड़े देख गुर्राते हुए बोलता है, देख एक हैंडसम लड़के की क्या हालत कर दी तूने। जिस बॉडी में डेनिम होनी थी उसमें साला चिथड़े पहन रखे हैं, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। देव गली के मुहाने पर खड़ा अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था, जबकि कार्तिक अपने आप में
बड़बड़ाते जा रहा था। तेरी वजह से अपने ही घर से छुपकर निकला कि कहीं मेरे घर वाले मुझे ऐसे न देख ले तो साले अपनी गली के ही कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं बता देता हूँ, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला। तू खुद तो पगलैती कर ही रहा है और मुझसे भी करवा रहा है। कौन है वो लड़की? तेरी गर्लफ्रेंड है जो उसके लिए अपने लंगोटिया यार की तू जान ले रहा है। भन्नाए हुए कार्तिक की ओर मुड़ता हुआ देव बेहद गंभीर स्वर में बोलता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर जो भी है उसे मदद की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, गुस्से में उसके कंधे को धक्का देते हुए बोल रहा था, और तू ये कैसे कह सकता है कि जिसे हम गधे की तरह ढूंढ रहे हैं वो अभी जिंदा ही हो? ये भी हो सकता है कि सालों पहले किसी ने लिखा हो और हम आज जब उस तक पहुंचते तो कोई दीदी माँ खांसती हुई दरवाज़ा खोलती हमारे सामने दिखी तो नहीं। देव उसका हाथ झटकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, ये जो भी है उनका नाम नीमा है और हाल के कुछ दिन में उसने ये सब लिखा है। हाँ, वो उसका प्रेमी में नहीं हूँ, पर इतना पता है कि वो जो भी है वो मुसीबत में है। पर तू इतना श्योर कैसे है? देख, ये कॉपी के पन्ने देखकर खुद ही बता, तुझे ये कितने पुराने लगते हैं ये। और जिसने भी इसमें लिखा है उसने कई कॉपी के बीच बीच के पन्नों में लिखा। अब तक मिले पन्नों को ध्यान से देखने से मुझे ये पता चला कि अपना लिखा छुपाने के लिए उसने कॉपी के बीच बीच किसी पन्ने में लिखा ताकि आसानी से कोई पन्ना लिखा पकड़ न पाए। ये कॉपी जो पूरी तरह से खाली है और एक ही तरह की है, तो ज़रूर उसके आसपास ऐसी कई कॉपी रही होगी, या तो उस घर में बच्चे होंगे या दुकान होगी घर में, क्योंकि डायरी हर घर में मिल सकती है, कॉपी सिर्फ ज़रूरत पर खरीदी जाती है। उसने अपनी बात कहने के लिए कॉपी चुनी ताकि जब भी ये उस घर के से बाहर आए तो पन्ने किसी न किसी के हाथ जरूर लगे जो मेरे हाथ लगे। देव एक साथ में इस तरह कह गया कि एकदम से चुप होने के बाद वह गहरी सांसें लेने लगा। कार्तिक तो उसे आंखें फाड़े और खुले मुंह से साथ बस देखता रह गया। यार, ये संकेत है, शायद ईश्वर ने उसकी मदद के लिए मुझे चुना है, नहीं तो ये पन्ने आखिर क्यों बार बार मेरी निगाह के सामने आते रहे। भाई, कुछ भी करके मुझे मदद करनी है उसकी, और अगर तुझे सही नहीं लगता तो तू आज़ाद है, जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए देव कार्तिक के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे झटके से हटाते हुए कार्तिक बोलता है, अच्छा तू कहेगा और मैं तुझे अकेला इस बवेले में छोड़कर चला जाऊंगा? कतई नहीं। अब देख मैं कितना अच्छा कबाड़ी वाला दिख रहा हूँ। कभी तूने देखा है कोई कबाड़ी वाला तेरे जैसा हट्टा कट्टा हो? हंसेंगे सब में तेरे ऊपर। तू यही रुक, मैं झट से सब पता करके आता हूँ। देखा ना, तेरा भाई कार्तिक ऐसा कबाड़ी वाला बनेगा कि कबाड़ी वाला खुद हैरान रह जाएगा। अपने कंधे उचकाते हुए देव को पीछे छोड़कर कार्तिक आगे बढ़ जाता है। दोनों ने अपनी अपनी गली चुन ली और उस ओर कबाड़ी वाले के वेश में बढ़ गए, क्योंकि वे सुनिश्चित थे कि अक्सर लिफाफे बनाने वाले अपने आसपास की गलियों से कागज को इकट्ठा करते हैं। साथ ही हर कॉपी किताब की दुकान पर नज़र रखनी है। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद और इधर उधर करते जो भी कागज उनके हाथ आए उसमें कोई भी नीमा के हाथ का लिखा कागज नहीं था। दिन से शाम तक वे कई गली भटकते रहे, पर कुछ भी क्लू उनके हाथ नहीं आया। तो निराश और हताश दोनों दोस्त वापस अपनी टपरी पर उदासीन बैठ गए। आखिर रात होते देख वे घर वापस चले गए। घर पहुंचकर भी देव उस तंद्रा निकल नहीं पाया। बार बार वो नाम उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। इससे पूरी रात उसकी बेचैनी में कटी। देव उठते ही अब किसी अंधेरी गली के छोर पर खड़ा किसी की आवाज़ पर कान लगाया था। ये आवाज़ उसके नाम की पुकार थी, एक दारुण पुकार। आवाज़ सुन देव के लिए अब वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया और दौड़ता हुआ वह एक घर के
अंदर प्रवेश कर लिया। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक करुण पुकार उसे रास्ता दिखाती रही और वह तेज कदमों से उस आवाज़ को टोहता हुआ एक छोटी से कमरे में पहुंचता है। कमरे का दरवाज़ा था नहीं या वो खुला था, उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि निगाह तो सामने माध्यम रोशनी में दिखते एक इंसानी साये पर थी। वह उसे पुकार रही थी। देव भी बिना देर किए उसके पास पहुंच गया। वह उसके आगे अपने बंधे हाथों को खोलने की प्रार्थना करने लगी, जिससे वह उसके हाथ के बंधन को खोलने का प्रयास करने लगा, पर बार बार उसका हाथ फिसल जाता। तभी उसे लगा वहाँ कोई आ रहा है। वह और तेजी से उस बंधन को खोलने का प्रयास करने लगा, पर बार बार उसका हाथ फिसल जाता। इससे वह परेशान हो उठा। वह फिर उस बंधन को खोलने लगा और फिर उसका हाथ फिसल गया। तभी किसी हाथ का भार उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ और वह डर कर उछल पड़ा। वह डर कर बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से नहा गया था। वह आँख खोले अपने चारों ओर नज़र घुमाते देखता है। वह तो अपने कमरे में था। क्या यह कोई सपना था? क्या वह नाम इस कदर उसके दिलो दिमाग में हावी हो गया है? वह अपने सूखते ओठ पर जीभ फेरता किसी तरह से अपनी तेज उफनती सांसों को संतुलित करने का प्रयास करता उठकर बाहर निकलने लगता है। कमरे से बाहर निकलते वह टेबल पर रखी बोतल से अपना गला तर करने लगा था। देव वह आवाज़ की दिशा की ओर गर्दन घुमा कर देखता है। वहाँ माँ खड़ी थी। क्या हुआ आज इतनी सुबह? वह आश्चर्य से देव की ओर बढ़ती हुई उसका चेहरा ध्यान से देखने लगती है। देव उनके पीछे दिखती खिड़की से बाहर के अंधेरे को देखता हुआ कहता है, क्या सुबह हो रही है माँ? हाँ, सुबह के 4 बजे हैं। मैं तो साधना के लिए उठी थी। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? ओह, 4 बजे हैं। बस यूं ही किसी सपने से अचानक आँख खुल गई। वह माँ के पास आता उनके कंधे की ओर लार से झुक जाता है। माँ भी उसका सर प्यार से सहलाती हुई कह रही थी, कोई सपना देखा था क्या? क्या देखा? कुछ ठीक से याद नहीं है माँ। क्या भोर का सपना सच हो जाता है? हाँ, कहते तो है ऐसा, पर सपना तो सपना ही होता है ना। माँ प्यार से उसके बालों को बिगाड़ती हुई मुस्कुराई। देव फिर सोने चला गया, पर अब पूरी तरह से उसकी नींद उड़ गई थी। तो किसी तरह रोशनी होने तक वह करवट बदलता बिस्तर पर ही पड़ा था। आखिर सुबह मुख्य कमरे आता, टीवी के सामने पड़ा खुद को बहलाता रहा। अरे वाह भैया, आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया आपका। खिलखिलाती हुई अवनी देव के सर के बगल में बैठ गई। हाँ, देव एक बोझिल सा हाँ कहता टीवी पर आंख गड़ाए रहा। क्या हुआ, कोई बात है भैया? इस पर देव खामोश बना रहा। अवनी भी उसकी ओर टकटकी बांधे देखती रही। अवनी, सुबह का सपना सच होता है क्या? क्या? अवनी एकदम से देव के गंभीर स्वर गले नहीं उतार पाई। मैंने नीमा को देखा। क्या सच में वह उसी हालत में होगी? नीमा? अवनी चौंकती हुई अपनी जगह से उछल ही पड़ी। आप कैसे जानते हैं नीमा के बारे में? वो तो मेरी दोस्त है। ये सुनते देव भी लगभग एक छलांग में सोफे पर उठकर बैठ जाता है। बताइए, आप कैसे जानते हैं नीमा के बारे में? वो तो मेरी क्लासमेट है। अपनी आश्चर्य भरी आंखें देव पर जमाए थी। देव खामोश सा अब धीरे धीरे जैसे होश में आ रहा था। अब उसे एहसास हो गया कि अपनी बेख्याली में वह नीमा नाम ले, और ये इत्तेफाक है कि दुनिया की जिस नीमा को वह जानता है वह उनकी बहन की क्लासमेट तो कतई नहीं हो सकती। कुछ नहीं, मैं किसी और नीमा की बात कर रहा था। दुनिया में कोई एक ही नीमा तो होगी नहीं। अच्छा, लड़की बताओ मम्मी को। अब की वह शरारत से मुस्कुराई, पर देव के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। इससे जल्दी ही अपनी हंसी समेटती अपनी भाई की आंखों में झांकती हुई बोली, भैया क्या कोई परेशानी वाली बात है? मैंने आज से पहले कभी आपको इतना परेशान और उदास नहीं देखा। हाँ, अपनी नीमा बहुत मुश्किल में है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा। नीमा? उसके आश्चर्य भरे भाव पर देव सिलेवाड़
सब बता देता है। जिसे हैरान वह सुनती रही। हाँ, बस यही बात है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। फिर भी मुझे बार बार यही लगता है कि मुझे ही मदद करनी है, पर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अपनी उम्र से देव से कम थी, पर लड़कियों वाली भावनाओं ने उसे देव से कहीं ज़्यादा ही परिपक्व बना दिया था, जिससे वह देव की परेशानी से कहीं ज़्यादा उस नीमा की परेशानी से परेशान हो उठी। ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगी, आप मुझे वहीं ले चलिए। मैं नीमा नाम को उस गली में खोजती हूँ, मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा करोगी? हाँ, सहमति में वह सर हिलाती है, जिसकी खुशी देव के चेहरे पर प्रकट हो आई थी। तुरंत ही देव अवनी को लिए उसी गली तक आ पहुंचा और वह देखता रह गया कि अवनी भी कितनी समझदारी से नीमा नाम की खोज कर घर में करने लगी थी। अवनी बहाने बहाने से नीमा नाम को खोजने लगी। कभी किसी से बात करती तो किसी के घर झांक आती। इस तरह काफ़ी देर वह इधर उधर करती रही, पर नीमा नाम का कोई नहीं खोज पाई, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव में भी निराश छा गई। देव उसे वापस घर ले आया। सॉरी भैया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। चल, कोई बात नहीं, तूने जितनी मदद की ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही थी। अब तू जा। अवनी उदास भाव से अपने कमरे में चली गई और देव अपने कमरे में। आज ऐसा दिन था जब न वह कार्तिक से मिला और ना ही उसका कोई फ़ोन आया, जिससे वह घर से बाहर ही नहीं गया। आखिर शाम तक किसी तरह खुद को बिस्तर में लेटाए वह कई बार सोने की कोशिश कर चुका था, पर नींद तो जाने कहाँ गुम हो चुकी थी, जिससे वह बाहर टहलने निकल गया। रात के 1 बज रहे थे। सड़क सुनसान बनी थी। लैंप पोस्ट की रोशनी में नहाया माहौल शून्यकाल सा नजर आ रहा था। कुछ पल सड़क पर टहलते देव अंदर आने लगता है, तभी झटके से वह पीछे मुड़ता है। सहसा उसे लगता है जैसे कोई था जो उसे ही घूर रहा था। कुछ पल रुककर वह उस ओर घूरता रहता है, पर जब बहुत देर उसे कोई नहीं दिखता तो वह अंदर आ जाता है। आते वह फिर से सोने की कोशिश करता। कब नींद की आगोश में समा जाता है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह किसी के झंझोरने पर उसकी नींद खुलती है। वह निंदासी आंखें जबरन खोलते हुए देखता है। वो कार्तिक था जो उसे बुरी तरह से हिलाते हुए उठा रहा था। वह डरकर बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से नहा गया था। वह आंख खोले अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखता है। वह तो अपने कमरे में था। क्या ये कोई सपना था? क्या वह नाम इस कदर उसके दिलो दिमाग में हावी हो गया है? वह अपने सूखते ओठ पर जीभ फेरता, किसी तरह से अपनी तेज उफनती सांसों को संतुलित करने का प्रयास करता। उठकर बाहर निकलने लगता है। कमरे से बाहर निकलते वह टेबल पर रखी बोतल से अपना गला तर करने लगा था। देव वह आवाज की दिशा की ओर गर्दन घुमाकर देखता है। वहां माँ खड़ी थी। क्या हुआ आज इतनी सुबह? वह आश्चर्य से देव की ओर बढ़ती हुई उसका चेहरा ध्यान से देखने लगती है। देव उनके पीछे दिखती खिड़की से बाहर के अंधेरे को देखता हुआ कहता है, क्या सुबह हो रही है माँ? हाँ, सुबह के 4 बजे हैं। मैं तो साधना के लिए उठी थी। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? ओह, 4 बजे हैं। बस यूं ही किसी सपने से अचानक आंख खुल गई। वह माँ के पास आता उसके कंधे की ओर लार से झुक जाता है। माँ भी उसका सर प्यार से सहलाती हुई कह रही थी, कोई सपना देखा था क्या? क्या देखा? कुछ ठीक से याद नहीं माँ। क्या भोर का सपना सच हो जाता है? हाँ, कहते तो है ऐसा, पर सपना तो सपना ही होता है ना। माँ प्यार से उसके बालों को बिगाड़ती हुई मुस्कुराई। देव फिर सोने चला गया। अब पूरी तरह से उसकी नींद उड़ गई थी, तो किसी तरह रोशनी होने तक वह करवट बदलता बिस्तर पर ही पड़ा रहा। आखिर सुबह मुख्य कमरे आता टीवी के सामने पड़ा खुद को बहलाता रहा। अरे वाह भैया, आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया आपका। खिलखिलाती हुई अवनी देव के सर के बगल में बैठ गई।
हाँ। देव एक बोझिल सा हाँ कहता टीवी पर आंख गड़ाए रहा। क्या हुआ, कोई बात है भैया? इस तरह देव खामोश बना रहा। अवनी भी उसकी ओर टकटकी बांधे देखती रही। अवनी, सुबह का सपना सच होता है क्या? क्या? अवनी एकदम से देव के गंभीर स्वर गले नहीं उतार पाई। मैंने नीमा को देखा, क्या सच में वह उसी हालत में होगी? नीमा अपनी चौंकती हुई अपनी जगह से उछल ही पड़ी। आप कैसे जानते हैं नीमा के बारे में? वो तो मेरी दोस्त है। ये सुनते देव भी लगभग एक छलांग में सोफे पर उठ कर बैठ जाता है। बताइए, आप कैसे जानते हैं नीमा के बारे में? वो तो मेरी क्लासमेट है। अवनी अपनी आश्चर्य भरी आंखें देव पर जमाए थी। देव खामोश सा अब धीरे धीरे जैसे होश में आ रहा था। अब उसे एहसास हो गया कि अपनी बेख्याली में वह नीमा नाम ले बैठा, और ये इत्तेफाक ही है कि दुनिया की जिस नीमा को वह जानता है वह उसकी बहन की क्लासमेट तो कतई नहीं हो सकती। कुछ नहीं, मैं किसी और नीमा की बात कर रहा था। दुनिया में कोई एक ही नीमा तो होगी नहीं। अच्छा, लड़की बताऊं मम्मी को? अब की वह शरारत से मुस्कुराई, पर देव के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। इससे जल्दी ही अपनी हंसी समेटती अपनी भाई की आंखों में झांकती हुई बोली, भैया क्या कोई परेशानी वाली बात है? मैंने आज से पहले कभी आपको इतना परेशान और उदास नहीं देखा। हाँ अवनी, नीमा बहुत मुश्किल में है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा। नीमा उसके आश्चर्य भरे भाव पर देव सिलसिलेवार सब बता देता है, जिसे हैरान वह सुनती रही। फ्रेंड्स, ये लाइन दोबारा से इसमें कैसे न कैसे करके ऐड हो गया है, प्लीज़। हाँ, बस यही बात है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। फिर भी मुझे बार बार यही लगता कि मुझे ही मदद करनी है, पर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अपनी उम्र से देव से कम थी, पर लड़कियों वाली भावनाओं से उसे देव से कई ज़्यादा ही परिपक्व बना दिया था, जिससे वह देव की परेशानी से कहीं ज़्यादा उस नीमा की परेशानी से परेशान हो उठी। ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगी, आप मुझे वहीं ले चलिए। मैं नीमा नाम को उस गली में खोजती हूँ, मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा करोगी? हाँ, सहमति में वह सर हिलाती है, जिसकी खुशी देव के चेहरे पर प्रकट हो आई थी। तुरंत ही देव अवनी को लिए उसी गली तक आ पहुंचा, और वह देखता रह गया कि अवनी भी कितनी समझदारी से नीमा नाम की खोज हर घर में करने लगी थी। अपनी बहाने से नीमा नाम को खोजने लगी। कभी किसी से बात करती तो किसी के घर झांक आती। इस तरह काफ़ी देर वह इधर उधर करती रही, पर नीमा नाम का कोई नहीं खोज पाई, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव में भी निराशा छा गई। देव उसे वापस घर ले आया। सॉरी भैया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। चल कोई बात नहीं, तूने जितनी मदद की ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही थी। अब तू जा। अवनी उदास भाव से अपने कमरे में चली गई, और देव अपने कमरे में। आज ऐसा दिन था जब न वह कार्तिक से मिला और न ही उसका कोई फोन आया, जिससे वह घर से बाहर ही नहीं गया। आखिर शाम तक किसी तरह खुद को बिस्तर में लेटाए वह कई बार सोने की कोशिश कर चुका था, पर नींद तो जाने कहाँ गुम हो चुकी थी, जिससे वह बाहर टहलने निकल गया। रात के 1 बज रहे थे। सड़क सुनसान बनी थी। लैंप पोस्ट की रोशनी में नहाया माहौल शून्यकाल सा नजर आ रहा था। कुछ पल सड़क पर टहलते देव अंदर आने लगता है, तभी झटके से वह पीछे मुड़ता है। सहसा उसे लगता है जैसे कोई था जो उसे ही घूर रहा था। कुछ पल रुककर वह उस ओर घूरता रहता है, पर जब बहुत देर उसे कोई नहीं दिखता तो वह अंदर आ जाता है। आते वह फिर से सोने की कोशिश करता। वह कब नींद की आगोश में समा जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अबे कंधे गधे बेचकर सोता है क्या? अब कब से उठा रहा हूँ? हाँ, वो देर से सोया होगा, इसलिए जमा ही लेता हुआ देव उठते हुए पूछता है, कल कहाँ मर गया था
समझ ले मर ही गया था। पूरी दुकान मेरे हिल्ले छोड़कर पापा और भैया शहर से बाहर चले गए। साला पूरा दिन कस्टमर में मेरा खून पी गए। सारे मोबाइल खुलवा लेते और भाग जाते। मन तो कर रहा था बोल दूं नहीं है कुछ जाओ यहाँ से, पर मरता क्या न करता। एक दिन में सारा खून पानी हो गया, इसलिए तुझसे बात भी नहीं कर पाया। पर तू बता, तेरा नीमा खोजी अभियान कहाँ तक पहुँचा? भाव उचकाते हुए वह देव के चेहरे के हाव भाव पर नजर गड़ा देता है। कुछ भी नहीं, सब फुस रहा। तू सही है यार, सोचता हूँ सब बुरे सपने की तरह भूल जाऊँ मैं। भाई अब तू ठीक कर रहा है। साला अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी। भाई लोग साथ में खाते घूमते थे, उसमें ये जासूसी का रोग कहाँ से पाल लिया। चल मुंह धोकर आ, फिर बाहर चलकर कुछ खाते हैं। रुक भाई, आज नहा तो लूँ, 2 दिन से नहीं नहाया। बिस्तर में नीचे उतरते हुए देव कहता है, अब 2 दिन ही तो हुए हैं, मैं खुद 5 दिन बाद आज नहाया। कसम से बहुत बदन टूट रहा है। अगली बार 7 दिन बाद नहाऊंगा। चल 5 मिनट में बाहर आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। कहते हुए कार्तिक उठने लगता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ से टकराई जो शायद इस कमरे में नहीं होनी चाहिए थी। वह लपक कर उसके पास पहुँचता है। वह कोई मिट्टी का ढेला था जिसे कागज में लपेट कर डाला गया था, और अब उससे बाहर निकली मिट्टी से कमरे का सफ़ेद फर्श कुछ अलग ही दिख रहा था। ये क्या है भाई? उसे उठाते हुए कार्तिक देखता है कि लाल रंग से बड़ा बड़ा कुछ लिखा गया था। उसमें भाई कुछ लिखा है। इसमें देव भी अब उस ओर लपकता है। कार्तिक खोलकर उसे पढ़ने लगता है। तुम नीमा से दूर रहो, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ते हुए वह देव की ओर देखता हुआ दांत भींचते हुए बोलता है, रसाला कौन है वे जो हमें धमकी दे रहा है? देव, इसको तो मैं। कार्तिक बोलते बोलते देखता है कि कुछ देर पहले देव के चेहरे पर आए परेशानी के भाव की जगह अब एक मुस्कान तैर रही थी, जिससे वह कुछ उलझ जाता है कि गुस्सा होने के बजाय वह हंस रहा था। आखिर क्यों? पागल हो गया है तू जो धमकी पढ़कर हंस रहा है? ये खुश होने की बात है। खुश होने की? वो कैसे? अब मुझे भी समझा तू। अब तक हम अपनी खोजबीन से पूरी तरह से निराश हो चुके थे, और आज तो शायद हम वो रास्ता भी छोड़ देते, लेकिन इस मिट्टी ने हमें दिशा दे दी कि हम बिल्कुल सही दिशा की ओर बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि हमें उसी दिशा में अपनी खोज जारी रखनी है, नीमा की खोज। कहते हुए देव के चेहरे पर एक विश्वसनीय मुस्कान तैर गई। देव और कार्तिक टपड़ी पर बैठे चाय सुरखते सुरखते किसी गहन सोच में थे। फिर अचानक जैसे कोई विचार आते देव झटके से खड़ा हो जाता है। कार्तिक उससे पूछता रह जाता है, और देव बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट कर देता है। कार्तिक देखता रह जाता है देव को, जो किसी प्रिंटिंग प्रेस में खड़ा होकर कोई पैम्पलेट पछवा रहा था। कुछ देर के इंतजार के बाद कुछ पैम्पलेट लिए वे फिर उसी गली के मुहाने पर खड़े थे। इस वक्त तक शाम से रात घिर गई थी और उनके आसपास लोग कम होते जा रहे थे। कार्तिक कई बार पूछता रहा, पर देव कुछ कह ही नहीं रहा था, और अपने हाथ में पकड़े पैम्पलेट देव उन सभी गली में चिपका देता है जहाँ जहाँ अब तक वह गया था। सुनसान होती गली के लगभग हर हिस्से में वे पैम्पलेट लगाकर एक सरसरी निगाह डालते हैं। देव भी गर्दन उठाकर पैम्पलेट को पढ़ने लगता है, जिसके हर हर्फ में नीमा की तलाश लिखा था। आखिर देव, इससे तुम करना क्या चाहते हो? ये पूछते कार्तिक संशय भरी नज़र उस पर घुमाता है। वो जो भी है उसे तंग करना चाहता हूँ, और उससे क्या होगा? वो चिढ़कर कोई न कोई गलती करेगा और मेरा काम हो जाएगा। कार्तिक अभी भी समझ नहीं पाया था। इस तरह का भाव उसके हाव भाव में चस्पा बना रहा। रात गहरे कार्तिक को
उसके घर छोड़कर देव अपने घर वापस आ रहा था। उसकी गली सुनसान हो चली थी। रात के 11 बजे सड़क में नामालूम आवाजाही थी। कभी कोई कुत्ता भौंकता गुजर जाता, कभी सर की आवाज़ करती कोई गाड़ी। घर के सामने बाइक खड़ा कर वह घर में प्रवेश करने जा रहा था कि तभी उसे लगा उसे किसी को देखा। कोई तो है जो गली के मुहाने पर मौजूद है। पहले भी उसे किसी के अपने आसपास होने का एहसास हुआ था। इस बार मन का भ्रम समझने के बजाय देव उसे सुनिश्चित करने वापस पैदल ही उस ओर चल देता है। गली के मोड़ पर खड़ा वह नज़र घुमाकर अपने आसपास देखता है, पर कोई नज़र नहीं आता। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो सड़क पर जमीन पर बैठा कोई उसे दिखता है। देव उसके पास आता, नज़दीक देखता है। वह कोई था जिसने खुद को कंबल से ढक रहा था और बगल में उसके कटोरा रखा था जिसमें कुछ चिल्लर पड़े थे। देव कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर भिखारी जान अपनी गली तक बढ़ जाता है। गली तक वह सोचते सोचते चला जा रहा था कि फिर उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ और वह पलटने ही वाला था कि सहसा कुछ भारी सा उसके सर पर पड़ा, जिससे उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया और वह लहराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, इतना ही हाथ न सूझे। आंखें फाड़ने पर भी कमरे में किसी भी चीज का आभास नहीं हो रहा था। उस अंधेरे कमरे में देव कहराते हुए अपनी आंख खोलता है। वह बार बार बंद कर आंख खोलकर देखता हुआ अपना सर झटकता है, पर कुछ भी उसे नहीं दिखता। अपने शरीर को हिलाने पर उसे एहसास होता है कि उसके हाथ और पैर किसी चीज से कसकर बांधे हैं और मुंह पर कपड़ा बंधा था। वह खुलने की इच्छा तो खुद को बार बार भड़स कर हिलाने की कोशिश करता रहा, पर अपने स्थान से वह जरा भी नहीं हिला। बहुत देर इसी तरह करने से उसमें थकावट सी ताड़ी होने लगती है, जिससे वह पसीने से नहा जाता है। फिर खुद को शांत करता वह चुपचाप बैठ जाता है। वह कब से यहाँ था उसे कोई एहसास नहीं था। कमरे के अंधेरे से न उसे दिन का पता चल रहा था और न रात का। बहुत देर ऐसे बैठे रहने थकने से वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। किसी आहट पर धीरे से सर उठाते वह आंखें खोले सामने देखता है। अपनी तंद्रा में वापस आते आते उसे सामने हल्की रोशनी दिखाई देती है, जिसे गौर से देखने पर पता चलता है कि रोशनी कोई आकार लिए हुए थी, जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ती रही थी। वह छाया उसके बहुत पास ही इतनी कि वह उसको काफ़ी अच्छे से देख पा रहा था, पर उस छाया ने अपना चेहरा किसी कपड़े से ढक रखा था। अंधेरे में सफ़ेद आंखों को वह गौर से देखता रह गया। नीमा से दूर रखो, समझ नहीं आता? तुम सुन रहे हो ना? मैंने कहा कि नीमा से दूर रखो। परछाई को लगा शायद वह अभी भी तंत्रा में है, इसलिए वह उसे बुरी तरह से झंझोड़ते हुए बोल रहा था। देव अब और ध्यान से उसकी ओर देखता है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम नीमा की परछाई से भी दूर रहोगे, समझे? उसके बार बार दोहराव से जैसे देव अंदर ही अंदर खींच गया था, जिससे जवाब देने की तरफ से वह अपने स्थान से खुद को हिलाने लगा तो वह परछाई देव के मुंह पर बंधा कपड़ा खींचकर उसकी ठोड़ी तक कर देता है। तब से हलकान देव अचानक जोर से चीख पड़ता है। कहाँ है नीमा? मुझे उससे मिलना है। देव ने ये बोला ही था कि परछाई का जोरदार हाथ उसके सर पर पड़ा और फिर से उसकी आंखें के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी डूबती तंद्रा में लगा जैसे वह परछाई अभी भी कुछ बोल रही है, पर अब उसके कानों में अनजाना की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और वह पूरी तरह फिर से बेहोश हो गया। कार्तिक सुबह होते ही घर से निकलने ही वाला था कि अपने मोबाइल में देव का मैसेज देख तो पल रुकता है, फिर घर में से कोई सामान खोजकर उसे पन्नी में रखते अपनी बाइक लिए बाहर निकल पड़ता है। ताल के पास बाइक रोककर कार्तिक लगभग दौड़ते हुए पहुंचता है, जहां देव उसी ऊंचे स्थान पर पेट के बल लेटा हुआ था। देव कार्तिक की पुकार पर भी देव अपनी जगह से नहीं हिलता। तब कार्तिक उसके पास पहुंचता, उसका कंधा छूता हुआ फिर से उसे पुकारता है। अब देव हल्के से आंख खोलकर कार्तिक की ओर देखता है।
ये सब क्या है? क्या हुआ तुझे? तूने बोला फर्स्ट एंड का सामान ले आ तो मैं ले आया, पर तेरी ये हालत हुई कैसे? परेशान कार्तिक देव का कंधा पकड़ते उठाता हुआ कहता है। तो देव कुछ पल के लिए सब पीछे का याद करता उसे बताता है कि अचानक किसी ने उसके सर के पीछे से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वह किसी अंधेरे कमरे में बंधी हुई हालत में था, जहां कोई नकाब पोश उसे नीमा से दूर रहने को धमका रहा था। और फिर उसकी मार से वह बेहोश हो गया और अब कि उसे होश आया तो यही ताल के पास पड़ा था। तब टटोलने पर मोबाइल पाकर उसे फ़ोन करके बुला लिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कार्तिक के दिमाग में कई सारे प्रश्न थे, जिसे उझेलता हुआ वह देव की पट्टी कर रहा था। पर यह समझ नहीं आया कि ऐसा करेगा कौन, और फिर तुझे यहाँ कैसे छोड़ दिया, तेरा मोबाइल भी नहीं लिया। आखिर चाहता क्या होगा वह जो भी है, बस नहीं चाहता कि हम नीमा की खोज करें, क्योंकि मुझे पकड़ते वक्त यही बार बार वह दोहरा रहा था। अरे तो तूने आवाज़ सुनी उसकी? नहीं यार, वह कोई सातिर था, मुंह में कपड़ा बांधे था, जिससे उसकी घुटी हुई आवाज़ आ रही थी। ओह, काश तेरा फ़ोन साइलेंट में नहीं होता तो मैं पहुंच जाता वहां। अबे क्या बात करता है? फ़ोन साइलेंट में था तो उसकी नज़र में आने से बच गया, नहीं तो क्या करता है? ऐसी हालत में घर भी नहीं जा सकता मैं। घर के नाम पर जैसे कार्तिक को कुछ याद आया तो वो जल्दी से कहता है, अरे भाई, घर के नाम पर याद आया कि कल रात फ़ोन आया था, आंटी तुझे पूछ रही थी। फिर क्या? अपना दिमाग ठनका कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगा तू फिर उसी गली के चक्कर काटने गया है, तो मैंने आंटी को बोल दिया कि तू मेरे साथ है। मुझे लगा कि देर रात तू घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसने तुझे यहाँ क्यों छोड़ा ये समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो भी है हमारे आसपास है और हमें लगातार फॉलो कर रहा है। क्या सच में? कार्तिक चौंक कर देखता है तो देव हाँ में सर हिला देता है। देव की मरहम पट्टी कर कार्तिक उसे अपने घर ले गया और वहीं से फ़ोन कर देव ने घर में बता दिया कि एक दिन बाद वह घर आएगा। वही कार्तिक ने अपने घर में बता दिया कि देव का एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए एक दिन के लिए वह उसके पास रुक रहा है। हालांकि बेकार की घूमकड़ी करते दोस्त के जीवन की घटनाओं को उनके ही घर वालों ने सहज ही लिया और इससे देव उस पूरा दिन आराम करते हुए खुद को जल्दी ठीक करने का प्रयास करने लगा। लेकिन नीमा का ख्याल किसी पल भी उसके दिमाग से न निकला। वह हर पल आगे क्या करना है यही सोचता रहा। कार्तिक का कोई बस न चला और उसे झक मार देव के साथ फिर अगले ही दिन उस गली में आना पड़ा। दोनों गली की एक चाय की गुमटी के पास खाली पड़ी बेंच पर आकर जमते आसपास देखने लगते हैं। सुबह के 8 ही बजे थे, इसलिए गली में कोई खास हलचल भी नहीं थी। चाय की गुमटी भी अभी आधी ही खुली थी, जहां सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी देर में कोई न कोई बिस्किट या बन लेने आ जाता। चाय को अभी अभी चढ़ाया गया था, जिससे सुबह की ठंडक में गर्म चाय की खुशबू समाकर माहौल को उष्ण बनाए थी। दोनों चाय की जार में बिस्किट कुतरते बातों के झल्ले उड़ा रहे थे। यार, सुबह सुबह बिस्किट खाकर कुत्ते वाली फीलिंग आ जाती है। समोसा खाना चाहिए था। जबरन बिस्किट का आखिरी टुकड़ा मुंह के अंदर ठूंसता हुआ कार्तिक बोला तो देव उसे घूरता हुआ उसकी तरफ झुकते हुए देव स्वर में बोलता है, चुपचाप बैठा रहा यहाँ, चाहे फालतू की बकवास ही क्यों न कर। बैठा तो हूँ और फालतू की बात ही कर रहा है तू। नीमा की बात कर, समझा? अब की फिर दबे स्वर में कहता घूरता है उसे। हाँ, यही काम बचा रह गया, आता न पता, फिर भी चुड़ैल की तरह सर पे घूम रही है। जब से साला वो जलेबी खाई तब से अच्छी खासी जिंदगी में मिर्ची घुल गई। तो बिस्किट ठूस न, तेरे कॉलेज तक मिठास आ जाएगी। अब कि उसे चिढ़ाते हुए देव बोला तो
कार्तिक मुंह बनाए अगला आधा बिस्किट फेंक देता है। तभी दोनों देखते हैं कि वही बैठा एक कुत्ता उस आधे बिस्किट को लपकते भागने लगा। ये देव कार्तिक को देखता हुआ और कसकर हंस पड़ता है। हाँ भैया जी कोई चुटकुला सुनाए हैं। अब दोनों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है। जो चाय वाला दोनों के बीच में चाय की कुल्हड़ रखता उसी को देख रहा था। दोनों बिल्कुल फालतू दिख रहे थे और उस वक्त उस चाय वाले के पास भी कोई काम नहीं था, इसलिए उनके बीच बैठता वो भी चाय सुरखने लगता है। देव अब उसकी तरफ देखता हुआ पूछता है, अच्छा ये बताओ, इस गली में कोई ऐसा है जो कुछ दिन दिखा हो और फिर कुछ दिन नहीं दिखा हो? देव के प्रश्न से चाय वाले का दिमाग घूम जाता है, जिससे अपनी खोपड़ी खुजाते हुए बोलता है, ऐसा कैसे? जो देखा होगा तो फिर बाद में क्यों नहीं देखेगा भैया जी? और जो नहीं दिखा, जो पहले भी नहीं दिखा होगा, इससे जो दिखा ही नहीं, जो पहले हो या बाद नहीं दिखेगा ना। चाय वाले की बात सुन अब दोनों की खोपड़ी चकरा गई। तभी कोई चाय मांगने आता है तो वह उठता हुआ अंगीठी की ओर चल देता है। उसके जाते कार्तिक चाय सुरखते हुए बोलता है, सारा मोहल्ला की पागलों का है क्या? लेकिन चाय अच्छी है। हाँ, लगता है जैसे नीमा के हाथों की चाय पी रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी एक दूसरे की जूठी चाय पी लेते थे। छी यार, अबे प्यार है, अबे झंड प्यार है, सुन के ही गंदा लगता है। गंदा क्या है बे, इसमें गंदा ही है। अबे गंदा है तू, भूल गया पिछली होली में भांग खाकर क्या गंदी गंदी गाली देता फिर रहा था? हाँ, तो दिमाग में चढ़ा था, नशा तो हो गया और तू होश में ही गंदी बात कर रहा है। गंदी कैसे हुई ये बात? हाँ, गंदी ही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, देख वे गंदा बोलेगा तो मार दूंगा। अबे तू मुझे मारेगा? हाँ, नीमा के लिए। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे के सामने अड़ गए थे। लगने लगा जैसे अब एक दूसरे को मार बैठेंगे। ये देख चाय वाला हैरान उनकी ओर देखने लगा तो तब से वहां बैठ एक अंधेर अपनी चाय खत्म कर कुल्हड़ फेंकता उनका बीच बचाव करते उन्हें रोकता हुआ बोला, क्या फालतू की बात पर दोस्त से झगड़ा कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है ये। इसे दोनों एक दूसरे से मुंह फेरते शांत बैठ जाते हैं। दोस्तों को एक लड़की के लिए नहीं लड़ना चाहिए। आप जानते हैं, नीमा को अचानक से देव उस अंधेर से प्रश्न कर बैठा, जिससे वह एकदम से अचकचा कर उसकी ओर हैरान नजरों से देखने लगा। आप जानते हैं नीमा नाम की किसी लड़की को? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह न मेरे सर हिलाते घुटने पर हाथ रखे उठने लगते हैं। इसे कार्तिक दबी आवाज में देव के कानों के पास आता फुसफुसाता है, पागल है क्या? बुढ़वा से लड़की का पता पूछ रहा है? उनकी शक्ल देखकर ही लगता है कि इनको किसी बुढ़िया का पता भी नहीं मालूम होगा। देव वाकई परेशान हालत में था। वह नीमा की खोज में पूरी तरह से असफल रहा था, जिससे वह उसकी वो हालत हो गई थी कि वह हर राह चलते इंसान से नीमा के बारे में पूछना चाह रहा था। इसी कारण वह जबरन नीमा की बातें करते अपने आसपास मौजूद उस अज्ञात शख्स को खोजना चाह रहा था। कार्तिक देखता है कि अब वह अधेर वहां से जाने के लिए कोई सामान का बोरा उठाकर एक रिक्शे को रोक रहा था, पर रिक्शा वाला मुंह बनाए ज्यादा किराया बताने लगा। देव देखता है कि कुछ देर उसे बहस करने से जब रिक्शा वाला वापस जाने लगा तब वह अधेर उसे वापस बुलाकर उसी में बैठकर चला गया। सनकी बुड्ढा तब कार्तिक और देव, जिनका ध्यान उस अंधेर पर था, अब वे आवाज की दिशा पर देखते हैं। वही चाय वाला उस जाते हुए अधेर को घूरते हुए बोल रहा था। सनकी क्यों? कार्तिक पूछ बैठता है। सनकी नहीं बोले तो क्या बोले? हर तीसरे चौथे दिन यही काम है, रिक्शा बुलाना और बहस करके फिर उसी में बैठ चले जाना। तो सनकी ही न हुआ? कार्तिक भी जैसे बात से इत्तेफाक रखता है, में हाँ मिलाता है। पागलों की बस्ती लगती है। कार्तिक बड़बड़ाया, पर उसकी बड़बड़ाहट चाय व
ने सुन ली। सही कहे हैं भैया जी, पागलों की बस्ती ही लगती है और उन सब पागलों का ई है सरदार। बीवी के मरने के बाद भैया जी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दुकान कर ली। बुढ़ऊ ने कहे तो लो भला कोई करता है ऐसा। चाय वाला अपने पूरे खाली वक्त का सदुपयोग करता। अब उनके बीच पंचायत करने बैठ गया। देव को उसकी बेमतलब की बात पर कोई रुचि नहीं हुई तो वह कार्तिक को इशारा करते उठने लगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।